नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी मौजूद हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता जयंत जिज्ञासु जी मौजूद हैं और दोनों से हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनका निधन आज ही के दिन 6 अप्रैल 2001 को उनका निधन हो गया था और जो उनका जन्म है वो 25 सितंबर 1914 को हुआ। उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा डॉक्टर सतीश त्यागी जी से है। सर, आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है और उनको गए हुए इस दुनिया से तकरीबन 24 साल हो गए हैं। उनका जो आखिरी समय है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें, वो किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, उस समय राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? देखिए 2001 में जब उनका देहांत हुआ तो राज्यसभा के सदस्य जी, थे और इतना बड़ा नेता जो जमीनी नेता हो, धरातल से जी। उठा हो और उसकी राजनीति का अंत राज्यसभा में हुँ, हो, वो तो बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सारा जीवन उनका एक लड़ाका का जीवन था। धरातल पे लड़ाई लड़ी, बचपन से शुरू हो गए थे, मुजाहिरों के हाथ में उन्होंने आंदोलन चलाया। अच्छी स्थिति ये होती कि वो लोकसभा में उस समय हो। मैं किसी सदन का अपमान नहीं करना, लेकिन कोई भी नेता, जो जमीनी नेता है असल में, उसका राज्यसभा में जाना, राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति से रिटायर होना और फिर दिवंगत हो जाना, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बाकी शारीरिक रूप से तो उम्र का तकाज़ा था और उस दौर की जो राजनीति थी वो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। वो प्रधानमंत्री वो रह चुके थे, उन्होंने ही राजनीति को आकार दे रहे थे, लंबे समय तक वो खुद ही देते रहे। तो उस समय तक आते-आते वो अप्रासंगिक हो गए थे, कुछ ऐसा कोई औचित्य बचा नहीं। ये हालात थे उस दौर के। जी। शुक्रिया सतीश जी। जयंत, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जो पिछली सदी है, जो पिछली हम मान के चलें कि जो 20वीं सदी है, उसका जो उसके आखिरी 20 साल हैं, वो तो जो सोशलिस्ट राजनीति है, लोकदल की जो राजनीति है, उसके एक हिसाब से बिल्कुल बहुत आप कह सकते हैं कि उसके चमकने के बिल्कुल समय है। लेकिन सदी के अंत होते-होते हमको पता है कि जो सांप्रदायिक, जो हरे से भगवे भगवे तक का सफर है, यानी कि जो ये हरियाली पार्टी, जो हरियाली पार्टियां थी, जो हरित क्रांति की बात करती थी, खेत किसान मजदूर की बात करती थी, उनसे जो सफर है वो हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी के पास कहीं ना कहीं पावर चली जाती है। 1999 फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब इस 21वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, तब तक अटल बिहारी की सरकार आ चुकी थी। तो आप बताएंगे कि वो जो आखिरी उस सदी का, 20वीं सदी का जो आखिरी दशक है, उसमें क्या ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे थे, उनको कैसे देखते हैं और उसमें ताऊ देवीलाल की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, ताऊ देवीलाल जी ने 90 के दशक में यानी आखिरी दशक जो आप कह रहे हैं पिछली सदी का, उसमें मैं समझता हूँ कि अपनी राजनीति के शिखर पर वो पहुँचे और ऐसा विरले इस देश में उदाहरण मिलता है जब कोई व्यक्ति अ, पार्लियामेंट्री लीडर चुन लिया जाए और उसके बाद वो मना कर दें प्रधानमंत्री बनने से, जबकि जो सबसे विश्वसनीय समाचार एजेंसियां हैं वहां से न्यूज़ फ्लैश हो जाए कि देश को अगला प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के रूप में मिलने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस घटना के कोई 6 वर्ष के बाद इस पद को ठुकराया था 96 में और ठीक उसके आप कह लें कि 8 वर्ष के बाद सोनिया गांधी जी ने भी। तो ऐसे 3 ही उदाहरण हमारे बीच मिलते हैं और एक ज्योति बसु साहब, तो 4 उदाहरण आप कह लें। देवीलाल जी ने भारतीय राजनीति को अपनी शर्तों पर प्रभावित किया और उनको सबसे ज़्यादा इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए और याद किया भी जाता है। जैसा हम आप तो बहुत नई पीढ़ी के लोग हैं कि उन्होंने जो एक ऐसा क्षेत्र है, हालाँकि ईर्ष्या-द्वेष तो हर क्षेत्र में पनपने लगा है, लेकिन राजनीति में जो स्वाधीनता आंदोलन से निकले हुए लोग थे, वो दूसरी, तीसरी कह लें कि लाइन की लीडरशिप को बहुत प्यार से नर्चर करते थे। इस काम में चौधरी देवीलाल जी उत्तर भारत में अग्रणी नेताओं में शुमार होते हैं और उनसे पहले चौधरी साहब, चरण सिंह जी। हमारे यहाँ तो चरण सिंह द्वार है, समस्तीपुर का एक गाँव है, धमौन पंचायत और लोहिया चरण कॉलेज है आपको हमारे बिहार में।
और चरण सिंह जी तो वहाँ जाते ही रहते थे, 85 के भी विधानसभा चुनाव में, उसके पहले 80 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कैंपेन किया, और बड़े प्रेम से इन 2 नेताओं को हमारे यहाँ याद जी। किया जाता है। और आखिरी दशक की एक मैं कहता हूँ कि उपलब्धि भी इसको, और जैसे 89 में वो उप प्रधानमंत्री हुए, और 2 बार इस देश के उप प्रधानमंत्री होने वाले वो इकलौते व्यक्ति हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में निर्णायक जी। भूमिका निभाई। और बिहार में भी जो लालू प्रसाद जी के रूप में वहाँ एक कह लें कि बहुत ही यथास्थितिवादी लोग जड़ जमाए हुए थे राजनीति में भी, उसको तोड़ने के लिए लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने में ताऊ देवीलाल जी का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बिहार तो हरियाणा का ऋणी है, कि अगर ताऊ नहीं होते तो आपको अ, लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री बनने की राह में जितने रोड़े अटकाए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, 9 ऑब्जर्वर भेजे गए, और वीपी सिंह जी की हम सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी पहली पसंद रामसुंदर दास जी थे, जो एक बार मुख्यमंत्री रह भी चुके थे बिहार के। लेकिन ये देवीलाल जी ने, चूंकि शरद यादव जी उनके बहुत करीबी थे, तो उनके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से जी। थे कैबिनेट में भी और दल के बनने के दौरान भी। तो उन्होंने उनको ये कह के भेजा था कि किसी कीमत पर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के काम में कोई विघ्न नहीं डलने पाए। तो जब यहाँ बिहार में नेता चुन लिए गए लालू प्रसाद जी, और उसमें यही फॉर्मूला निकाला गया कि भाई केंद्र की तरफ से नहीं थोपा जाएगा और ऑब्जर्वर नहीं तय करेंगे। ऑब्जर्वर का काम सिर्फ इतना होगा कि वो यह देख लें कि विधायक किनके पक्ष में है और वोटिंग करा दी जाए। तो सबसे ज्यादा शरद यादव इस बात को लेकर ये थे कि नहीं, वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में लालू प्रसाद शायद 4 मतों के अंतर से अपने दल के नेता चुने। उसके बाद हुआ ये कि उसमें चौधरी अजीत सिंह जी भी आए हुए थे, और नाथूराम मिर्धा भी संभवतः, और रामपूजन पटेल थे एक, वो रामपूजन या शिवपूजन ऐसे ही नाम था, रामपूजन पटेल जी, वो भी गए थे। जॉर्ज साहब थे, रामविलास जी थे, मुलायम सिंह जी भी थे। इसमें शरद जी और मुलायम सिंह जी को छोड़कर तमाम ऑब्जर्वर लालू प्रसाद के खिलाफ जी। थे। और यूनुस सलीम चौधरी चरण सिंह जी के करीबी लोगों में से थे, लोकदल में भी रहे थे, वही वहां के गवर्नर थे, और इनको ओथ कराए बगैर ये दिल्ली उड़ने को चले गए। और फिर पीछा करते हुए लालू प्रसाद जी एयरपोर्ट पहुंचे, तो फिर उनको फोन लगाया देवीलाल जी को कि ताऊ ये आपके राजपाट में क्या हो रहा है, ये तो मांडा के राजा हमको ओथ नहीं लेने दे रहे हैं, और अजीत सिंह भी यहाँ बखेरा खड़ा कर रहे हैं। तो उनका जो बड़ा ही इंस्टेंट रिएक्शन था कि अच्छा, तो ये हमारी गोद में खेला हुआ चौधरी साहब का छोरा बिहार में जाके नेता बन रहा है, रुको इसको अभी ठोक ठाक के करते हैं ठीक। तो इस तरह से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। और उसके पहले एक वाकये का जिक्र मैं कर दूं, या बाद में आप प्रश्न करेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन ये शरद जी ने मुझसे साझा किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार में जब बिहार में मुख्यमंत्री हो गए, और उस मार्च में 10 मार्च 90 को, तो फिर अप्रैल में नीतीश कुमार जी को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। और ये शरद जी पर बड़ा स्नेह रहता था देवीलाल जी का, उन्होंने ही नीतीश कुमार जी को एडजस्ट करने के लिए आग्रह किया। तो देवीलाल जी की तरफ से अधिकांश जवाब सदन में उनके जूनियर मिनिस्टर के रूप में जी। नीतीश जी ही देते थे। लेकिन चुनाव जो 90 में हुआ बिहार असेंबली का, उसके पहले यूं ही बैठे बैठे एक दिन शरद जी से कहा देवीलाल जी ने कि अरे शरद, बिहार में नीतीश को ही मुख्यमंत्री बना हुँ। दें तो कैसा रहेगा। तो शरद जी को बड़ा थोड़ा ये लगा कि भाई लालू प्रसाद 77 में एमपी रहे, 80 में चुनाव हारे तो विधानसभा में चले गए, फिर 85 में विधानसभा, फिर 89 में लोकसभा जीत के आए, तो 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा।
नीतीश कुमार तो एक बार बस 85 में जीते हैं और 89 में, तो ऐसे भी जूनियर हैं, तो इनको बनाने का ये सब कहाँ से आया? लेकिन लोकदल के, युवा लोकदल के अध्यक्ष रह चुके थे जी। नीतीश कुमार जी, तो सांगठनिक रूप से थोड़े संजीदे व्यक्ति माने जाते थे। तो शरद जी ने कहा कि आपको ये नया-नया ख्याल कहाँ से आता है? तो उनको बनना लालू प्रसाद को बनाना चाहिए, और नीतीश कुमार को हमारे दिमाग में है कि आपके साथ यहाँ केंद्र में हुँ। मंत्री बना दिया जाए। तो खैर ये बात हो गई, ये बहुत लेस नोन फैक्ट है, और ये या तो देवीलाल जी जानते हैं या शरद जी या उस समय 1-2 लोग। तो देवीलाल जी भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति रहे जो अपनी माटी से जुड़े रहे, और लुटियन जो एलिटों का अड्डा था, और वहाँ राजनीति में भी एक बड़ी नफासत और एक एटिकेट, और माने एक जो सेट एक पैटर्न है, उस पर राजनीति होती थी। लेकिन वहाँ पर भी किसानी की जो एक और मिट्टी की जो एक सौंधी महक है, वो आप देख सकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है इस देश अच्छा। की, वो तो 2 ही चीज़ पर निर्भर करती रही है, या तो कृषि और या तो पशुपालन। तो वहाँ भी गाय-भैंस बाँध देने का जो एक शऊर और एक एक आप कह लें कि एक कन्विक्शन, वो देवीलाल जी से बाकी लोगों जी, ने भी बाद में सीखा था। जयंत तो ये उनका बड़ा जी, योगदान है आखिरी जयंत आप दशक का। जैसे गाय-भैंस का ज़िक्र कर रहे हैं। सतीश जी, आपको ध्यान होगा उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने एक फ़ोटो छाप दिया था और उसमें जो कैप्शन दिया था, शायद संपादक अरुण शौरी रहे होंगे, वो काफ़ी घटिया किस्म का था। तो वो जो इंडियन एक्सप्रेस का पूरा किस्सा है, हुँ। और एक हिसाब से उनके जो क्रिटिक थे, खासकर अरुण शौरी कैंप, जो बाद में बीजेपी में भी मंत्री रहे एनडीए की सरकार में, तो उस वो एक लॉबी बताइए कि वो कैसे देवीलाल के खिलाफ काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सब देवीलाल को एक्सेप्ट ही कर रहे थे, कुछ लोग थे जो देवीलाल के खिलाफ भी थे। देखिए, ऐसा है कि जैसा बताया अजीत ने कि देवीलाल दिल्ली गए और दिल्ली या भारत की राजनीति में वो देहात का प्रतिनिधित्व करते थे, गाँव की भाषा बोलते थे, गाँव का प्रतिनिधित्व करते थे। जी। ठीक है ना? तो जो उससे जो शहरी तबके हैं या जो एक पूंजीपति वर्ग की राजनीति है, वो उससे भयभीत थी उन सारी चीज़ों से। हुँ, और देवीलाल का हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में जो उनका दखल था, वो बड़ा मानिफेस्ट था। हुँ, कुछ लोगों में जो अभिजातीय क्लास कहलाता है भारतीय राजनीति का, उनमें एक भय था कि देवीलाल पता नहीं क्या कर देंगे। और ये सब प्रतीकात्मक चीज़ें थी कि जैसे वो लुटियन जॉन को उन्होंने भैंसें बाँध ली, गाय बाँध ली, सारी की सारी, मोड़ें बिछा हुँ। दी गई, गाँव के लोग आए। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि ₹10 की थाली शुरू करा दी थी उन्होंने अशोक गार्डन में, 5 स्टार होटल में। जी। और इस चीज़ को वो बड़ी उपलब्धि मानते थे कि ऐसे सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ी है, जो ग्राम डाकखाना के एड्रेस से आते हैं। जी। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस की राजनीति बताते थे वो। हुँ, तो गाँव को भारत की राजनीति में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाना, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है इंडियन एक्सप्रेस या रामनाथ गोयल का तो जो पूरी की पूरी लॉबी थी, उन चीज़ों को कहाँ पसंद कर रही थी। जी। तो ये एक्चुअल में यथास्थितिवाद और एक जो परिवर्तनशील राजनीति है, उसके बीच का अंतर्द्वंद चल रहा था उस समय। जी। और देवीलाल एक संदेश ये भी दे रहे थे हमेशा कि वीपी सिंह जो है ना, तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वो उनकी पसंद है, उनके माताहत हैं, उनके अधीनस्थ हैं और उनसे बड़े नहीं हैं। और यही चीज़ें मनदीप जी आगे जाके फिर आधार बनी है जो भविष्य के उनके झगड़े हुए सारे के सारे। जी। हाँ, लेकिन हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा के इकलौते वो ऐसे नेता थे, जिनकी पहुँच या जिनकी जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को अपने अंदर समेटा। कोई ऐसा नहीं है, चौधरी बंसी लाल बड़े मशहूर रहे हैं, लेकिन वो कुख्यात थे, विख्यात नहीं थे। इसी तरीके से भजन लाल भी पूरे देश में जाने गए, लेकिन वो भी अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे। लेकिन हरियाणा का गौरव अगर किसी व्यक्ति ने बढ़ाया, तो वो चौधरी देवीलाल थे, जो जैसा इन्होंने बताया बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, पूरे उत्तर भारत में और जो पूर्वी भारत है, उनमें उन्होंने अपनी दस्तक दी, बड़ी प्रभावी दस्तक दी। और उससे गाँव के लोगों में, उनके मानस में एक ये विश्वास जमा, भरोसा जमा, कि ये देश हमारा भी है। जी। तो ये सती तमाम चीज़ें हैं गाँव को स्थापित करने की, किसान को स्थापित करने का भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान इस अर्थ में रहा है।
और ज़ाहिर-सी बात है कि जो रूलिंग एलीट है उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आनी थी और वो रिफ्लेक्ट भी हुआ सब भविष्य की राजनीति में उनकी। 80 का दशक है, उसमें हरियाणा में वो लोकदल की बड़ी बहुमत से सरकार बनाते हैं, शायद 87 सीटें आई थी, सिर्फ 3 सीटें वो हारे और उसमें उसके बाद एक चीज़ ये भी निकल कर आई कि उनका क्या बोलते हैं उनको एक एक बार ये किस्सा भी है कि उन्होंने जो गवर्नर जीडी तपासे उनको तमाचा दड़ दिया था क्योंकि उनके बहुमत की चोरी का एक केस भी था, भजन लाल उनके विधायक लेकर उड़ गए थे। वो एक किस्सा आप बताइए सर। क्या वो सच में ही थप्पड़ मारा दरअसल था या किस्से कुछ? कहानी तो इतने जुड़े हैं चौधरी देवीलाल के साथ हाँ। कि आप सुबह से शाम तक बात कर लीजिए। वो तो किस्सा कोई के तो मसीहा थे और किस्से इतने पैदा किए उन्होंने। हुँ। जब वो पहली बार राजनीति में आए चौधरी भजन लाल ने उनकी सरकार गिराई, उससे जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। हुँ। और फिर 82 में भी ये स्थिति आई थी कि जब उनकी सरकार को ये जो सारे देश में एक चर्चित बात है ना कि जीडी तपासक के उन्होंने थप्पड़ मारा था। हुँ। असल में थप्पड़ नहीं मारा था। अच्छा। वो एक जेस्चर था, वो उनकी तरफ बढ़े ज़रूर थे। हुँ। अगर वहाँ जो और मौजूदा विधायक या मंत्री वगैरह जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वो अगर दखल ना देते, हस्तक्षेप ना करते, हुँ। तो ये ज़रूर है कि वो जिस तरह से बढ़े थे, वो थप्पड़ पड़ जाता। हुँ। मतलब लेकिन कांटा उनकी इस बाँट दिया घटना था। को, इस चीज़ को हरियाणा के लोगों ने तो एप्रिशिएट किया ही। हाँ, हाँ। उनको कुछ बुरा नहीं लगा इसमें। हुँ। आज बेशक हम ये करें कि कुछ अभद्रता थी, लेकिन तब लोगों ने बहुत लाइक किया, क्योंकि उस समय हरियाणा के लोगों को ये लगा कि चौधरी देवीलाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और वो वास्तव में अन्याय हुआ भी था। चूँकि आपने गवर्नर ने ये कहा कि आप सोमवार को विधायक दल की बैठक कर मतलब आ जाइए, हमारे सामने परेड कीजिए और शनिवार को उससे पहले जो है भजन लाल जी को ओथ दिला दी। और जब परवाणु में वो हिमाचल प्रदेश में बैठे थे यार, रेडियो उस ज़माने में होता था, ये खबर आई कि भजन लाल जी ओथ ले रहे हैं, तो वो सारे चिंतित हो गए जो विधायक थे वहाँ, बोले जी ये क्या हुआ? तो देवीलाल चूँकि फील्ड के आदमी थे, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से और अपने काफ़िला लेके चलते हैं और दिल्ली तक चलेंगे ऐसी रैलियाँ करते-करते। तो उनकी उनकी जो ताकत थी पूरी राजनीति में वो जनता ही थी। और भजन लाल की जो उठा-पटक की राजनीति थी, जो दल-बदल की राजनीति थी, तो उसका जवाब उन्होंने जन राजनीति से देने की कोशिश की। और उस प्रोसेस में ऐसा भी हुआ कि एक किस्सा ये भी है कि एक विधायक थे वहाँ के राम सिंह, कर्नल राम सिंह जो बाद में बड़े चर्चित हुए। उन्होंने कहा कि जी मुझे एक विधायक पे शक है कि हमें छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं इस पे नज़र रखूँ। तो चौधरी देवीलाल बड़े सीधे सरल आदमी, उन्होंने ठीक है आप ध्यान रखिएगा कि बदमाशी ना करें। और लेकिन जो कर्नल साहब थे वो गए और उस विधायक को लेके भजनलाल के घर पहुंच गए। तो इतना सीधा सरल उनका व्यक्तित्व था चौधरी देवीलाल का कि वो सहज विश्वास कर लेते उन चीजों पे। और ओम प्रकाश चौटाली जी को यही उनसे शिकायत थी अपने पिताजी से कि वो बहुत इतने सीधे हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। और आप देखिए कि ओम प्रकाश चौटाला जी का जो व्यक्तित्व अपने फादर से बिल्कुल इतर है एकदम, कहीं मेल नहीं खाता। देवीलाल सहज भाव से चीजों को स्वीकार कर लेते थे और जब आक्रोश की, गुस्से की आवश्यकता होती थी, वो रिफ्लेक्ट भी करते थे। और जहां तक आपने 87 के चुनाव की बात की, वो अपने आप में हिस्टोरिकल चुनाव था। उसकी बड़ी विशेषता ये थी कि जैसा हमारे जैन जी ने बताया कि उन्होंने बिहार में नेतृत्व तैयार किया, उत्तर प्रदेश में किया, उड़ीसा में किया, नए लोगों को प्रमोट किया। जो 87 उनके 85 विधायक चुने गए थे, उनमें से 60 विधायक मनदीप जी पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तो उन्होंने न केवल उत्तर भारत में बल्कि हरियाणा में भी नया नेतृत्व तैयार किया, नई पनीरी तैयार की राजनीति की। और वही लोग आज जो है कभी कांग्रेस में गए, कभी भाजपा में गए, आज आप देखेंगे वही चेहरे हैं तमाम। कहाँ आनंद सिंह डांगी, रघुवीर कादियान, धर्मवीर, ये सब कहाँ से निकले? ये सब चौधरी देवीलाल की नर्सरी के पौधे हैं। और आज देखिए आप, कोई भारतीय जनता पार्टी में है, तो कोई कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहा है, वहाँ पे जी रहा है। तो चौधरी देवीलाल के साथ वैचारिक स्तर पे भी उनका मतलब विरोध करने वाले, उनको दगा देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। और हरियाणा की जनता आमतौर पे ये मानती थी कि
उनको चौधरी देवीलाल को ठगा गया है। इसलिए उनकी सहानुभूति हमेशा देवीलाल के साथ है। और एक बड़ी बात और मैं बताऊं कि बार-बार ज़िक्र होता है कि 3 बार चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। लेकिन चौधरी देवीलाल 3 बार हारने के बाद भी नेता बने रहे, जननेता। और हराने वाले को 2005 से पहले कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला हरियाणा की राजनीति में। तो चौधरी देवीलाल का एक बड़ा विराट व्यक्तित्व था। और जहाँ तक जो रियल पॉलिटिक्स की बात है, जो राजनीति होती है यथार्थ में, उसमें बहुत सारी चीजें समझौते उन्होंने भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक आदर्श बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में ताकत देने में, उसको आगे बढ़ाने में उन्हीं की भूमिका रही। 2 बार वो मुख्यमंत्री बने और वो भाजपा के सहयोग से बने। जूनियर पार्टनर थी वो पार्टी। तो अगर आज हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो भाजपा का प्राबल्य हुआ है और वो जो अपनी उसने मौजूदगी दिखाई है, उसके लिए चौधरी देवीलाल भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। और आज भी उनके जो वंशज हैं, आप तो मंदिर जी अच्छी तरह समझ रहे हैं ना कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला बिल्कुल। किस सहारा में है। और जब जब भी संकट आएगा भाजपा पे, संकट से उबारने में देवीलाल जी का परिवार ही काम आएगा। जी। ये तो सिद्ध भी हो चुका है। ठीक है ना? तो इस पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, तो उसमें भी योगदान सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल और उनके परिवार का ही। जी। अच्छा, जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जिस हिसाब से जो बीजेपी कभी ऐसे क्षेत्रीय दलों की, लोक दल पार्टियों की या नीतीश कुमार की भी कभी जूनियर अलायंस पार्टनर थी, और आज के समय में, और आप महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना की आप लगा लीजिए, जो पिछली बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब की बार वो डिप्टी हैं बीजेपी की सरकार में। और ऐसे ही जिस देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में जो बीजेपी अलायंस, जूनियर अलायंस पार्टनर रही, वो पिछली बार जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, उसमें उनके जो पड़पोते दुष्यंत चौटाला, वो जूनियर डिप्टी थे, अलायंस पार्टनर थे। ऐसे ही बिहार में भी क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार हैं, जो देवीलाल जी के ही साथ रहे हैं, वो आज के समय में बेशक से मुख्यमंत्री हैं, क्या वो आगे उनकी क्या स्थिति होने वाली है, बीजेपी के साथ रहने का उनको क्या नुकसान होगा, तो वो भी आप बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा-सा जो चौटाला परिवार है, वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुआ। उसके उसके ऊपर वो क्यों शामिल नहीं हुआ? क्या किसी ने रोक भी लगाई? उसके बारे में भी अलग से बात कर लेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो चौटाला परिवार है, देवलाल परिवार है, वो ये नहीं समझ पाया कि अब जो लड़ाई का बड़ा फ्रेम है, वो सांप्रदायिक वर्सेस गैर सांप्रदायिक राजनीति है, उसमें वो अपना पल्ला तय नहीं कर पाए और अभी भी पुराने नुक्तों के ऊपर ही वो घूमते रहे। इसको आप कैसे करेंगे, जो लोकदलीय या सोशलिस्ट परिवार रहे, जो बीजेपी के जार साहब से लेकर, और उनका फिर जो हाल है वो भी आप बताइए। देखिए, इस देश में बहुत सचेतन ढंग से कोशिश हुई कि संसदीय राजनीति तभी जिंदा रह पाएगी जब उसमें विपक्ष की एक बहुत सशक्त भूमिका होगी। और स्वाधीनता आंदोलन के समय भी जो एक डोमिनेंट लाइन ऑफ थॉट्स कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, वहाँ भी नाइत्तेफाकी रखने वाले लोग थे और इसी वजह से रचनात्मक काम करते हुए और उन लोगों की बात भी सुनी जाए जो इस देश को बनाना चाहते हैं, तो पटना में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की पूरी रूपरेखा तैयार हुई, सीएसपी। और मैं आज भी मानता हूँ कि वह धारा जब तक बलवती रहेगी, पार्टियाँ हो सकता है अलग-अलग स्वरूप में, अलग-अलग नाम और अलग-अलग शरारत करने वालों के चेहरे के साथ नुमायाँ हो, लेकिन वही इस देश की तासीर को समझने वाली धारा है। और उसमें आप देख लीजिए कि आचार्य नरेंद्र देव से लेकर डॉक्टर लोहिया, किशन पटनायक, ये तमाम लोग, मधुलिमय, मधु दंडवते, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग। तो वह जब-जब यह आवश्यकता महसूस हुई इस देश में कि सत्तारूढ़ दल को थोड़ा उत्तरदायित्व बोध कराया जाए, तो इन लोगों ने लोहा लिया, बहुत आगे से अगुवाई की। और इसलिए आप देख रहे हैं कि
सारे लोग लोभ संवरण नहीं कर पाए संसद का मुँह देखने का, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा था और पहला चुनाव देर से लड़ा और उसके बाद 62 का चुनाव सीधे नेहरू के खिलाफ जाकर लड़ा और ये कहा कि भाई नेहरू जितनी सभाएँ करेंगे, उनसे कम सभाएँ मैं करूँगा और जहाँ-जहाँ लोहिया की सभाएँ हुई फूलपुर में, वहाँ-वहाँ नेहरू हारे। तो हम कैसे माने कि इस देश में एक विकल्प देने वालों की स्वीकार्यता नहीं है और इसीलिए मैं इस इल्ज़ाम को ज़्यादती समझता हूँ। वह कोई विचारधारात्मक राजनीति का टेम्पलेट नहीं था, गैर कांग्रेसवाद, बल्कि वह एक रणनीतिक पहलकदमी थी और इसीलिए चाहे डॉक्टर लोहिया हों या बाद के वर्षों में जयप्रकाश जी हों, इन लोगों ने जनसंघ को साथ में लेकर कोई ऐसा नहीं था कि उसको स्थापित करने का इरादा था। कांग्रेस के अंदर जो एक वर्चस्ववादी राजनीति चल रही थी और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जहां इनकी नहीं सुनी जाती थी और पूंजीवादी ताकतें सर उठाए खड़ी थीं, तो उसमें मजदूरों की सियासत की क्या स्वायत्तता हो, किसानों की बात कैसे सुनी जाए और जो ये खर्चे हैं शासन सत्ता में रहने वाले लोगों के और आम लोगों की जो आमदनी है, उसमें को वो ऐसा लगता है कि कोई मुँह चिढ़ा रहा हो, अश्लील किस्म का ऐश्वर्य प्रदर्शन। तो इसलिए 67 में भी उसका लाभ मिला, 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ और 77 में तो सब मर्ज ही कर लिया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंघ के लोग 67 की सरकार में थे, वहाँ महामाया प्रसाद की सरकार थी हमारे बिहार में, कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन था और जनसंघ का भी समर्थन था और सरकार में भी शामिल थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। तो 77 में तो जनसंघ का विलय ही हो गया जनता पार्टी में। लेकिन ये तो मधुलिमय, चरण सिंह जी, और राजनारायण जी, वो तो ठीक बात है कि हटा दिया, ड्रॉप कर दिया राजनारायण जी को या विभाग बदल दिया गया चरण सिंह जी का और फिर से बनाया गया मान लीजिए उप प्रधानमंत्री ये सब अपनी जगह। लेकिन दोहरी सदस्यता का सवाल तो उभरा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आरएसएस के भी मेंबर रहें और जनता पार्टी के भी मेंबर रहें। और उस समय गड़बड़ियाँ हुई कि जो उसका युवा मोर्चा है, वो अपना अलग-अलग सुर साधे था और जो युवा जनता था, उस वो एक अलग उस एक तो वी माया कृष्णन को चाहते थे चंद्रशेखर जी और मोरारजी तो वो अलग थे और चौधरी चरण सिंह जी, शरद यादव जी को चाहते थे तो युवा जनता के वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाद में वहाँ भी टूट-फूट हुई, क्यों? लेकिन जैसे चौधरी साहब का कद छोटा करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोग जनता पार्टी में थे, उन सब लोगों ने धीरे-धीरे खाद-पानी देना शुरू किया और हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को हटा के रामसुंदर दास जी को, चूँकि इन लोगों ने आरक्षण लागू किया। उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव जी को हटा के वो बनारसी दास जी को और आपके हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी को हटा के भजन लाल जी को, ये सारे लोगों को माने चौधरी साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ता हुआ जनाधार देश भर में उसको कैसे कम किया जाए इसका षड्यंत्र किया जाने लगा और वो सरकार कालकल्पित हो गई। और चौधरी साहब के बारे में आपने बताया है कि अरुण शौरी ने किस तरह के खबर प्लांट किया और क्या-क्या एक वो देवीलाल जी के मुँह में डाल के जो बात उन्होंने कही नहीं और एक दिन में आप देखिए कि उस पार्टी से कई नेता निकाले गए। उसमें आप देखेंगे तो भाई ये क्या नाम है इनका जॉर्ज साहब से लेके और कुंभाराम आर्य, देवीलाल जी तक को निष्कासित कर दिया गया। और तो शरद यादव ने इस्तीफा दे दिया। तो चौधरी साहब कह रहे थे कि भाई हमने तो इस लड़के को निकाला नहीं, ये काहे छोड़ के चला गया? माने अपनी पत्नी से कह रहे थे। तो इस बात की बड़ी ग्लानि कहते हैं शरद जी कि हमको हुई और मैं मध्य प्रदेश कुछ दिनों के लिए वहीं लौट गया दिल्ली से और बाद में पता चला कि जो पार्टी हमने बनाई लोकदल क और लोकदल कर्पूरी के नेतृत्व कर्पूरी जी के और बच गया लोकदल च, वह पार्टी भी नहीं चली और लोकदल क वालों ने चंद्रशेखर जी के जनता पार्टी में मर्जर कर दिया।
ये तो टूटने-फूटने का एक इतिहास है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इन लोगों की इस रणनीतिक और एक फौरी स्टेप से ही बीजेपी का इतना बड़ा उभार हो गया। और हरियाणा के संदर्भ में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए हीरक जयंती 75 साल के जब हुए ताऊ और बोट क्लब पर जो एक बड़ा जमावड़ा हुआ है और तब तो शायद सरकार सरकार बनी नहीं है 89 के पहले ही संभवतः ना त्यागी साहब को याद होगा और उसमें आप चौटाला जी का भाषण सुनिए, उसमें शरद यादव जी का भाषण सुनिए, उसमें अटल बिहारी जी का भाषण तब तमाम विपक्षी दल के नेता वहाँ जुटे थे। और कोई उसमें कह लें कि कन्फ्यूज़न नहीं था कि भाई मौजूदा सत्ता को हटाना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाना है और इसीलिए चाहे अपने ज़माने में चौधरी चरण सिंह जी का की 2 सभाएँ हो जाएँ और 2 रैली ताऊ देवीलाल जी की बोट क्लब पर हो जाए, दिल्ली का शासन हिलने लगता था। क्योंकि किसानों की एक बड़ी ताकत, गरीबों की एक बड़ी ताकत और इसीलिए अखिल भारतीय स्तर का जब दल हमारा होता था, चाहे लोक दल हो, चाहे जनता दल हो, तो हमारी सरकारें हरियाणा में, हमारी सरकार गुजरात में, हमारी सरकार उड़ीसा में, हमारी सरकार कर्नाटक में, हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी लोग जीतते ही थे। तो हम एक तरह से पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली पूरे डिस्कोर्स को डोमिनेट करते थे, सड़क पर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। एक दिलचस्प बात यह है कि उस समय चंदा जैसे कटनी का समय होता था, फसल की कटाई होती थी, तो अपना गाड़ी-घोड़ा लेके और देवीलाल जी भी पहुँचते थे और अन्न ही चंदे में ले लेते थे, उस खलिहान से और उसमें लदा जाता था ट्रक में। और शरद जी याद करते हैं कि वो भी तो वहीं किसी सभा में 88 जनता दल का गठन हो गया है। देवीलाल जी ने चूँकि बोफोर्स के आने के बाद और वीपी सिंह जी की तो एक लोकप्रियता लोगों में थी ही कि भाई इस आदमी ने पद छोड़ा, ये एक तरह का व्हिसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अगला प्रधानमंत्री देश का विश्वनाथ प्रताप होगा और शरद जी ने कहा कि आप कौन-सा ये ब्लंडर कर रहे हैं? अभी चुनाव होगा, तय होगा, सांसद बैठ के तय करेंगे अपना नेता, आप अपने मुँह से क्यों ये घोषणा कर रहे हैं? तो ये 2 बातें इससे समझ में आती है कि देवीलाल जी में कहीं कोई पदलिप्सा नहीं थी, इसलिए वो तिकड़मी नेता नहीं थे। कि आएगा, देखेंगे, आधी बात पेट में, आधी बात मुँह में, हाफ रॉन्ग, हाफ राइट नहीं, जो करना है स्ट्रेट कर देना है उसको। तो एक बहुत ही डिसाइसिव किस्म के लीडर के रूप में मैं उनको याद करता हूँ। दूसरा कि अ, देवीलाल जी से जुड़ा हुआ ही एक प्रसंग कि उनके अंदर थोड़ी-सी अधीरता तो थी और वो अधीरता परिवर्तन को लेकर। वो सरकार में रहने के बावजूद मिजाज से ऐसा मालूम पड़ता था कि विद्रोही ही हों और विपक्ष में ही हों। तो आप सरकार में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और हर सप्ताह आपका खत प्राइम मिनिस्टर के नाम चला जा रहा है और वो लीक भी हो जाता है मीडिया में। तो आप ही जब सरकार हैं और सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि वीपी सिंह जी की सरकार ही आपके बूते चल रही है, 70 से ज्यादा एमपी तो आपके पाले के हैं। तो आप जो चाहेंगे वो होगा। और ग्रैटिट्यूड तो था ही वीपी सिंह जी के व्यक्तित्व में, ऐसा नहीं था कि वो कोई कृतज्ञ व्यक्ति थे। उनको पूरा याद था कि भाई इसमें पॉपुलर आदमी तो देवीलाल जी ही हैं और जननेता के तौर पर भी स्वीकार्यता तो वो सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, जब सरकार में बैठे मंत्रिपरिषद के सदस्य की बात बाहर जाने लगे। और इसीलिए वीपी सिंह जी नाराज़ हुए, एक वक्तव्य फिर अरुण शौरी की ही शरारत वहाँ पर भी थी। वो छप गया और बहुत अप्रिय ढंग से छपा और वो अ, उनको ड्रॉप कर दिए मंत्रिमंडल से। और रात में फ़ोन आता है वीपी सिंह जी का शरद यादव जी के पास कि ऐसा है अब इनके साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा है। तो शरद जी ने कहा कि मैं सुबह बात करते हैं इस पर और आप कुछ कीजिएगा मत। तो बोला हमने तो चिट्ठी भेज दी है राष्ट्रपति के पास। तो शरद जी ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया वीपी सिंह मैंने फ़ोन पटक दिया कि भाई ये तो सरकार के पतन की कहानी अपने हाथ से लिख रहे हैं।
और इनको अगर ये समझदारी नहीं है कि जो लोग देवीलाल जी के द्वारा सही आर्थिक से लेकर और राजनीतिक सहयोग किए जाने के बाद चुनाव जीत कर आए हैं, उनकी तो पहली लॉयल्टी उनके साथ है। लेकिन इसमें फिर उनके दूत आए कि प्रधानमंत्री जी सुबह आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले भाई अब मिल के क्या करेंगे? मतलब अब तो ये खत्म है मामला। तो उनकी रैली जो होने वाली थी देवीलाल जी की, तो वहीं पर मंडल कमीशन के लागू होने के लिए एक अनुकूल स्थिति बन गई और शरद जी ने वीपी सिंह जी के सामने शर्त रखी कि या तो आप 15 अगस्त के पहले इसको लागू करने की घोषणा कीजिए या हम अपनी पुरानी यारी देवीलाल जी के साथ निभाएंगे। और यहीं पर वीपी सिंह जी ने उसको उनके सामने कोई और विकल्प नहीं बच गया। ये ठीक बात है कि उनके दस्तखत से लागू हुआ, तो इस देश के पिछड़े समाज, पसमानदा समाज को उनका ऋणी होना चाहिए और ऋणी है भी, एक भले व्यक्ति थे। लेकिन अगर देवीलाल जी को उन्होंने नहीं ड्रॉप किया होता मंत्रिमंडल से और देवीलाल जी ने रैली करने का एक संकल्प ना लिया होता और शरद यादव दिमाग से तो बहुत कोई सानी नहीं है उस व्यक्ति का और पॉलिसी की ऐसी जबरदस्त और बारीक समझ और कब कौन-सी चाल चलनी है राजनीति में। इसीलिए तो भाई वो 74 में जो आदमी जबलपुर से जीत कर आते हैं उपचुनाव और जयप्रकाश जी के द्वारा लड़ाए गए पहले जनता उम्मीदवार पीपुल्स कैंडिडेट हलधर किसान उसका चुनाव चिन्ह था जो बाद में जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बना और उसी चुनाव चिन्ह पर लड़के देवीलाल जी भी वहाँ मुख्यमंत्री बने और तमाम लोग और देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो वो उनको ये पता था और हमेशा बड़े लोगों की सोहबत में काम किया। आप जो कह रहे हैं कि ये राजनीति कैसे कमज़ोर हुई और बीजेपी को कैसे उभरने का मौका मिला, तो ये हम ये मानते हैं कि ये हमारे संकल्प शक्ति की भी कमी है, कि हम जब सरकार में आते हैं तो अपने एजेंडे को उतनी सख्ती से लागू नहीं करते। उसके एक पीछे एक और वजह है कि हमारा यकीन लोकतंत्र में है, हम विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार और संगठन अलग-अलग हैं। तो सरकार का यह काम नहीं है कि भाई वो अपनी पार्टी के हितों की ही रक्षा करे। इसलिए हम कई बार मात खाते हैं और हमारे नेता के द्वारा किए गए काम भी बाद के दिनों में लोगों की स्मृति से थोड़े-थोड़े दरकने लगते हैं। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दोबारा 2000 मेरा ख़्याल है कि 2015 में अखिल भारतीय स्तर का एक जनता परिवार फिर से बन जाए और इसकी एक कोशिश हुई, तो उसमें आरएलडी हुँ। भले अलग था, लेकिन आईएनएलडी जी, उसमें शामिल था। जनता दल सेकुलर देवगौड़ा जी की जी, पार्टी शामिल थी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की शामिल थी। शरद यादव जी के नेतृत्व वाली और नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री थे, जनता दल जी, यूनाइटेड भी उसमें शामिल था। तो 6 दलों का और हाँ, चंद्रशेखर जी जिसका अध्यक्ष कमल मोरारका थे जनता पार्टी के बचे हुए हिस्से के, वो भी। तो 6 दलों के मर्जर पर पूरी सहमति हो गई। एक प्रेसिडियम भी बन गया। उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे यह भी डिसाइड हो गया। मुलायम सिंह यादव जी को बतौर अध्यक्ष माला भी लोगों ने पहना दिया। लेकिन इस देश में तो काम बड़े अजीब तरीके से होता है। कब किसकी फाइल कौन खुलवाने की धमकी दे दे और पता चला एक साधारण से मामले में रामगोपाल जी के पुत्र या किनका नाम उसमें आया खनन वाले में और सारा मामला ठट्टे बस्ते में चला गया। तो मैं किसी को दोष नहीं देता लेकिन राजनीति में अगर आपको जेल से और ब्लैकमेलिंग से इन सब से डर लगेगा तो आप नहीं कर पाएँगे राजनीति और देवीलाल जी की प्राथमिक प्रतिबद्धता अपने अवाम के साथ थी और इसीलिए वो जो कहा त्यागी साहब ने कि भले वो मान लीजिए कि अपर हाउस के मेंबर रह गए हों या हुड्डा जी ने उनको 3 बार हरा दिया हो, लेकिन जो उनकी मकबूलियत थी और जो उनकी शोहरत थी और लोगों ने जो उनको अपने दिल में बसा रखा था, उससे तो कभी वो उनकी नज़रों से अपनी जनता की नज़रों से ओझल उनका सम्मान और उनकी गरिमा बतौर राजनेता आखिर तक बरकरार रही। उनकी एक बात को मैं याद करता हूँ और ये हमारी पार्टी के कैंपेन में भी था और लोगों ने ज़बरदस्त जन समर्थन दिया। जो तेजस्वी जी कहते हैं कि भई हम जो है युवाओं की पढ़ाई, बीमारों की दवाई, किसानों की सिंचाई बेकसों और मज़लूमों की सुनवाई और गुनाहगारों पर कार्रवाई वाली सरकार लाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, तो देवीलाल जी ने उस ज़माने में कहा कि लोक राज लोक लाज से चलता है और सत्ता सुख भोगने का नहीं, बल्कि जनमानस की सेवा करने का माध्यम है और इसीलिए
कामगार, खेतीहर, लाचार, बेबस जनता के लिए जो काम करते थे, तो लोग भी उनको अपना समर्थन देते थे। हर खेत को पानी, हर हर हाथ को काम, हर तन पर कपड़ा, हर सर पर मकान, हर पेट में रोटी। ये देवीलाल जी की राजनीति का जीवन भर का ध्येय रहा। और उनके परिवार के लोग, मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन के समय में अभय चौटाला जी ने तो इस्तीफा दिया था, एक नैतिक एक जेस्चर हो सकता था वो दिखाया। इस बार तो शायद वो भी हार गए। और लेकिन दुष्यंत चौटाला में निश्चित तौर पर एक कैपेबिलिटी थी, आज भी है, लेकिन वो जो एक कहते हैं कि आप जीवन के शुरुआती वर्षों में ही एक ऐसा ब्लंडर करते हैं, और ये इसलिए होता है कि आपको ये लगता है कि नहीं, हम सरकार में रहेंगे तभी लोगों का काम कर पाएँगे। मैं कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर 5 साल तक कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। देवीलाल जी के साथ ही वो भी बने थे 77 में, और उसके पहले 163 दिन के लिए। लेकिन उस आदमी को कोई भुला सकता है क्या, जो काम उन्होंने कर दिया? और आप इससे नहीं आपका मूल्यांकन होता इतिहास में कि आप कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। आपने फैसले क्या लिए? देवीलाल जी को लोग इसलिए जानते हैं कि जो लोग भी राजनीति में निर्बल थे, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिसके परिवार में कभी किसी ने किसी सदन का मुँह नहीं देखा होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा, पंचायती राज का भी, उन लोगों को साधन संपन्न बनाते थे। हम मेरे पिताजी भी लोकदल में रहे, युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष रहे, बाद में जनता दल के उपाध्यक्ष रहे, और ये सब देवीलाल जी के ज़माने की बात है, चरण सिंह जी के हाँ, ज़माने की बात है। और जिसमें शरद जी, लालू जी, रामविलास जी, तमाम लोग राजनैतिक क्षितिज पर उभर रहे थे। देवीलाल जी चुनाव लड़ने के लिए चंदे भेजते थे और जीप भी देते थे कुछ लोगों को। नीतीश जी। जी के पास भी एक जीप, लालू जी के पास भी एक जीप। तो हम कह रहे हैं कि आप क्या क्या वजह है कि सिर्फ 10 सीट वाला स्टेट, 10 एमपी के स्ट्रेंथ वाला स्टेट हरियाणा, और वो अपने नेता को लाल किले पर चढ़ने के लिए ताकत देता है। वो तो उनका बड़प्पन है कि मना किया। क्या वजह है कि चौधरी चरण सिंह जी वेस्टर्न यूपी से आके और उनके प्रतिनिधि और उनके लोग देश भर में चुनाव जीतते थे। हम जिस जिले से आते हैं, खगड़िया से, वो दियारा क्षेत्र है, फड़किया है। फड़किया का मतलब फर्क किया हुआ, सदियों से फर्क किया हुआ, अलग थलग किया हुआ। अकबर के वजीर खजाना टोडरमल थे, वहां इतना वो दुर्गम इलाका है कि उसकी पैमाइश नहीं हो पाई। रामविलास पासवान जी वहां से जीतते थे। 84 का चुनाव वो हार गए। आप देखिए कि बिहार में भी सुदूर देहात से के आदमी को उठाकर बिजनौर से आकर चुनाव लड़वाया चौधरी साहब ने। और चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उनकी सभा नहीं हो पाई, सिर्फ 5,000 वोट से हार गए। मीरा कुमार जीती थी, मायावती नहीं अच्छा। लड़ती तो रामविलास जी जीतते, चरण सिंह जी को उम्मीदवार। फिर एक बाई इलेक्शन हरिद्वार में हुआ, वहां से लड़वाया, हालांकि वहां से ज्यादा वोट से हारे। वही चरण सिंह जी हैं कि जबलपुर से उठा के और शरद यादव जी को चुनाव लड़वा दिया। कहां से? अमेठी से, राजीव गांधी के खिलाफ, पूरे विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। फिर उसके बाद उनको कहा, कहां इतनी दूर जाओगे तुम, यहीं से लड़ो, तो बदायूं से लड़वाया। ये लोग इस देश में सच में राजनीति को एक बहुत आला मकाम अता करते थे। और देश का नागरिक किसी भी जगह से जाके चुनाव लड़ सकता था। इसका मतलब वहां अच्छा, क्षेत्रवाद नहीं था। इसमें आप सिरसा के आदमी को उठा के आप कहीं और से लड़वा दीजिएगा, आपके हरियाणा में बगावत हो जाएगी। अरे भाई, ये तो बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। अरे भाई, इस देश का आदमी इस देश में बाहरी हो जा रहा है। तो इसलिए देवीलाल जी की हमेशा प्रासंगिकता रहेगी कि छोटेपन के साथ राजनीति नहीं की, बहुत बड़ा दिल था। हाँ, अक्खड़ स्वभाव के जरूर थे, और यही अक्खड़ स्वभाव एक एक हद तक चौधरी साहब में भी था। नहीं तो वो सरकार अगर चलती तो किसानों का थोड़ा और भला होता। उनकी गाड़ी में जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजू पटनायक जी थे, शपथ ग्रहण से वापस लौटते, और पीछे ही बैठे हुए थे शरद जी भी। बीजू बाबू ने कई बार उनसे कहा कि जिस इंदिरा जी ने आपको समर्थन दिया है, उनका एक बार धन्यवाद चल के कह दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत थक गए हैं। नहीं गए। इंदिरा गांधी के मैसेंजर आए कि वो इंतजार कर रही हैं मिलने के लिए, उसके बावजूद वो नहीं गए मिलने। तो इंदिरा जी को लगा, भाई जिस आदमी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों है इस तरह से। शरद जी बोलते हैं कि बीजू बाबू तो बहुत सीनियर आदमी थे, मैं तो जूनियर दूसरी बार का एमपी, मैं क्या बोलता, लेकिन ये मुझे भी समझ में नहीं आता था। कि तो अपनी तरह के अलहदा व्यक्ति थे चौधरी साहब भी तो और देवीलाल जी भी। हम्म, लेकिन इन दोनों ने इस देश में किसानों की हुकूमत
किसानों का स्वाभिमान और किसानों का आत्मसम्मान राजनीति में और उसके केंद्र में कायम रखा। एक बार फिर ज़रूरत है इस देश को कि कोई किसान का बेटा बजट बनाए और तभी उसके हितों की अनदेखी नहीं हो पाएगी और कोई गलत बयानी नहीं करेगा, किसान मारे नहीं जाएँगे और किसान जब तक इस देश में अन्नपूर्णा है तो मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति भी अच्छा, तभी आगे मैं चल सतीश जी जी। ये तो वो उस दौर की लगातार बात हो रही है जिस दौर में देवीलाल जी सुपरस्टार थे। लेकिन 70 के दशक से पहले तो वो एक विधायक थे या फिर एक जनता के लिए सड़कों पे लड़ने वाले नेता थे। हम तो आप एक बार मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि देवीलाल का आप पूरी जवानी देखिए, पूरी जवानी उन्होंने पावरलेस निकाल दी। बिल्कुल सड़कों पे लड़ते हुए निकाल दी। उनको जो सत्ता का सुख मिला वो बुढ़ापे में आके मिला। तो उनका जो जवानी, अधेड़पना और जो बालपना वो सारा जो संघर्ष में गया, उस संघर्ष को भी तो आप थोड़ा उसके ऊपर भी तो डालिए, थोड़ा प्रकाश बताइए आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद। देखिए, जयंत जी ने एक बड़ा खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया चौधरी देवीलाल के लिए कि वो थोड़ा अधीर थे, इम्पेशेंट थे। वो निर्माण तो करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अपनी ही रचना का विध्वंस करने में वो दक्ष थे, माहिर थे उन चीजों में। और उनके इर्द-गिर्द के लोग भी कई बार उसमें ऐसे साजिशकर्ता लोग होते हैं जो बड़े खुश होते हैं कि चलो इन्होंने अपना खेल बिगाड़ दिया। एक उदाहरण मैं आपको दूं, संयुक्त पंजाब में जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा का व्यक्ति कभी भी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। चौधरी देवीलाल पंजाब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और वो भी चुनाव से। प्रबोध चंद्र जो शिक्षा मंत्री थे वो खड़े हुए थे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा उनके खिलाफ और चुनाव जीता। लेकिन उस समय की जो स्ट्रक्चर थी पावर की, उसने ये कबूल ही नहीं करा कि हरियाणा का एक ग्रामीण क्षेत्र का उभरा हुआ एक युवा नेता पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बन जाएगा। तो उन ताकतों ने उनको फोर्स किया, मजबूर कर दिया कि देवीलाल जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब मजे की बात ये देखिए कि जो अध्यक्ष पद पे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे चौधरी देवीलाल, वो अगले जो प्रदेश कांग्रेस की यूनिट थी उसमें उपाध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इतने बड़े चौधरी देवीलाल का कद, आपको ध्यान होगा चौधरी बंसीलाल ने उनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। बंसीलाल की उस समय कोई बड़ी हैसियत नहीं थी। तो कुछ घटनाएं हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में आसानी हो जाती है उन चीजों से। और मनदीप जी देखिए, जिस व्यक्ति का 60 साल का राजनीतिक जीवन हो, उसमें दशक दर जो है परिवर्तन होते रहते हैं, स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती हैं चीजों में। अब आप ये देखिए कि चौधरी देवीलाल के दो चेहरे हैं, एक हरियाणा से बाहर और एक हरियाणा के भीतर। हरियाणा के बाहर जो उनकी छवि है उससे हरियाणा वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हरियाणा के अपने लोग उनको कई बार किस तरह से देखते हैं, उस पर आज मेरे ख्याल से सही समय नहीं है इन चीजों पे चर्चा करने का, ठीक है। लेकिन इसी परसेप्शन पे ही सारा लोकतंत्र का खेल चलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, देहात का किसानी का प्रतिनिधित्व करते थे, किसानों का मसीहा कहा गया उनको। राजनीति में उन्होंने उसूलों के साथ राजनीति करी और लोक लाज वाली बात तो बड़ी मशहूर हुई है सारी चीज में। तो अपना उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो सार्वजनिक जीवन में था वो फख्र करने लायक है, उस पर हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा था, कुछ यथार्थी राजनीति के तकाजे इस तरह के हो जाते हैं और कई बार मैंने देखा बहुत लंबा जीवन आपने आदर्शों के साथ किया और अंत में कुछ हलमेल हो गई, अजीब सी चीजें हो जाती हैं उठ के। तो पूरी जो तपस्या की होती है उस व्यक्ति ने, उस पर कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से छोटे मोटे दाग लग जाते हैं। अब आप हरियाणा में बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि लोग अभी भी कहेंगे कि वो तो मतलब पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे और धृतराष्ट्र तक की संज्ञा दी गई उनको। अब आज तो वो जवाब देने की स्थिति में है नहीं, ना कोई अपनी सफाई में कुछ कह पाते हैं, है ना। बट उनके अंदर नो डाउट बहुत सारी क्वालिटीज थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो किसानों की बहुत सशक्त आवाज थे। और आज मनदीप जी मैं बता रहा हूँ, अगर चौधरी देवीलाल जिंदा होते तो भारत की राजनीति का नजारा कुछ और होता, लेकिन वो नहीं है।
तो आज जिस तरीके से आप किसान आंदोलन या आपको लगता है चौधरी देवीलाल सिर्फ इस्तीफा दे के बैठ जाते? चौधरी देवीलाल अगर 100 साल के भी होते तो वो कूद पड़ते, वो सड़क पे होते, क्योंकि मूलतः बुनियादी तौर पे वो सड़क के ही आदमी थे। उनको ये फॉर्मेलिटीज पसंद ही नहीं थी। एक बड़ा आपको मजेदार चुटकुला मैं सुनू, चुटकुला है, पता नहीं क्या लोगों में हरियाणा में बड़ा प्रचलित है जयंत जी, कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पास चीफ सेक्रेटरी आए, तो उसमें जो लैंग्वेज होती है लिखते गवर्नमेंट हैज डिजायर्ड, गवर्नमेंट डिजायर्स, गवर्नमेंट डायरेक्ट। तो उन्होंने उससे कहा भाई ये गवर्नमेंट कौन है? 4-5 दिन जब हो गए उनको ये दस्तखत मारते मारते, तो उन्होंने अंत में पूछा यार कौन है ये जो डिजायर कर रहा है, जो डायरेक्ट कर रहा है? बोले जी आप ही हो। बोले अच्छा मैं हूं, फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? और आज के बाद ये सब चलेगा। और एक वो बुढ़ापा पेंशन और कर्जे माफी की बात आपने की होगी, बहुत भारतीय राजनीति में बड़ी अद्भुत चीजें हैं बुढ़ापा पेंशन वगैरह देना। और तो उनसे किसी ने कहा भाई ये कैसे, बंसीलाल सवाल उठाते थे कैसे कर्जे माफ कर देंगे? तो वो जनसभाओं में मैंने उनको सुना है, वो कहते थे इसमें करना क्या है, चीफ मिनिस्टर की ओथ लूंगा, चीफ सेक्रेटरी कहूंगा लिख के लाओ कर्जे माफ, और नीचे लिख दूंगा देवीलाल कर्जे माफ। वाह! ऐसे ही किए क्या उन्होंने। बात! और कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी। मुझे चौधरी सुल्तान सिंह ने एक बार बताया कि वो आ रहे थे अपनी एम्बेसडर कार में बतौर मुख्यमंत्री चल रहे थे, उन्होंने देखा है कि एक महिला जो उसके आकार से पेट के लग रहा था कि वो गर्भवती है, वो पत्थर तोड़ रही थी सड़क पे। उन्होंने कार रोकी और उससे पूछा बेटे तुम प्रेग्नेंट हो? बोले हाँ। तो फिर तुम इस अवस्था में ये काम क्यों कर रही हो? बोले जी मजबूरी है, मैं क्या करूं? बोला कुछ घी दूध मिलता है खाने पीने को? बोले बाबूजी रोटी मिल जाए ये बड़ी बात है, घी दूध की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने चंडीगढ़ जाके ये रूल बनाया कि हर गर्भवती महिला को जैन जी 5 किलो या 10 किलो उन्होंने घी का इंतजाम करा है, घी उनको दिया जाए। अब बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि, इतनी दूरंदेशी कहीं मिलेगी नेताओं में आपको? और बुढ़ापा पेंशन का भी यही था, उस जमाने में 100 रुपए मिलते थे कि जो बूढ़ा आदमी है उसको अपनी छोटी मोटी जरूरतें, कभी बेटी घर पे आ जाती है, उस जब वो जमाना ऐसा था 77 में 100 रुपए बड़ी चीज थी। या कभी उसका बीड़ी का खर्चा था, कोई मना न, बच्चा मना कर दे, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने करी। दूरदृष्टि उनके पास थी, एक सोच थी जो जिसमें जनहित सब सर्वोपरि था। किसानों के लिए उनके मन में वाकई दर्द था, वो नाटकबाजी नहीं थी आज के तरीके से, उनका दिल किसानों के लिए धड़कता था। मैं आपको बताऊं, मैं उनको 96 में मिलने चला गया एक बार। 100 नंबर कोठी पे रहते थे, बड़ी मशहूर 100 नंबर एड्रेस होती, और हमने मिलना था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, बंसीलाल जी की सरकार। तो मैं और मेरे एक पत्रकार मित्र थे, हम उनसे मिले। तो चौधरी साहब लेटे हुए थे बरामदे टाइप में, उनका मेरा कोई परिचय नहीं था। तो उन्होंने ये बात शुरुआत करी, भाई कहाँ से आए हो? हमने रोहतक से। कैसा मौसम है, खेती बाड़ी कैसी चल रही है, ओले तो नहीं पड़े, वगैरह वगैरह, मतलब पूरी बातचीत में उन्होंने कोई औपचारिकता ये परिचय की नहीं निभाई। सिर्फ यही सवाल पूछे कि किसान की जिंदगी कैसी है, उसके खेत कैसे है, उसको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए किस मतलब इस मुहाने पे हैं, एक तरीके से आके बिल्कुल विश्राम की अवस्था में है, और चिंता आज भी किसानों की है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो निर्विवाद सत्य है कि किसानों की बहुत बड़ी आवाज थे। हाँ, कुछ कुछ चीजें उनकी थी। जब शरद यादव जी के बारे में कहा गया कि ये कपड़ा मंत्री हैं, बोले इसको कपड़े नहीं मिलते थे, मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। तो ये हरियाणा का एक अंदाज था अपना, कहने का बात है नहीं। लेकिन कुल मिला के आज जब हम उनको याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पे, अ, बहुत शोध किया जाना उनके बारे में, शेर से उनके बारे में लिखा जाने की जरूरत है, जो हरियाणा में दुर्भाग्य की चीजें नहीं हो रही। बहुत लंबा चौड़ा उनका करियर है, और मैं कहता हूँ 15 साल की उम्र में वो 1930 में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। उस समय तो कोई राजनीतिक आकांक्षा का प्रश्न ही नहीं था, तो वो चीज अंदर थी। और अपने ही गांव में अपने ही जो परिवार के बड़े सामंत लोग थे उनसे उनके झगड़े रहे मुजाहरों के लिए। तो उनके उनके डीएनए में, उनके खून में विद्रोह का दर्द था, और वो अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने की पूरा मादा उनमें था। और उसे करते करते वो किस हद तक निकल जाए, कब किस तपासे को थप्पड़ मार दें, कब किसका गला पकड़ लें, ये कुछ नहीं कहा जा सकता।
और एक बहुत छोटा-सा उदाहरण मैं दूँ, कितने वो नरम दिल के थे। चौधरी देवीलाल जी ने आंदोलन करना था, कोई रैली जुलूस निकालना था रोहतक जिले में, रोहतक में। तो किसी ने उनसे कहा कि यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर है, वो तो आपका ही लगाया हुआ, आप ही का बच्चा है। तो डीसी साहब को किसी ने सलाह दी कि आप भी इस परिचय के साथ मिल लीजिए चौधरी साहब से। तो वो गए कि मैं तो आप ही का बच्चा हूँ और आप यहाँ क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, कि सब कुछ मैं तो आपकी कृपा से बना हूँ। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि छोड़ो वो छोड़ो, इसको छोड़ो, जींद में जाकर प्रदर्शन करेंगे। मतलब दूसरे जिले में चलेंगे तो अपना आदमी है। मतलब कितने किस्से भरे पड़े हैं उनके। वाह! और आज आज जो राजनीति कर रहे हैं लोग, बड़े-बड़े हज़ारों करोड़ के आदमी बन गए, सब उनकी उँगली पकड़ के देवीलाल की नर्सरी से निकल के सब वहीं से निकले हुए लोग हैं। दुर्भाग्य ये है कि उस राजनीति को जिंदा रखने वाले, आबाद रखने वाले लोगों की कमी आज है। हरियाणा में तो भयंकर तौर से है। हम ही अब याद इसीलिए करते हैं उनको कि कोई देवीलाल होना चाहिए था, और आज तो कई देवीलाल चाहिए। दुर्भाग्य है वाक़ई। कि आज आदित्य देवीलाल हो सकते हैं, लेकिन देवीलाल नहीं बन। मनदीप भाई, जैसे उनके स्वभाव पर बहुत बहुत सहृदयता से याद किया त्यागी साहब ने उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से। एक मैंने वही शरद जी से ही जुड़ा हुआ, तो मैंने एक बार उनसे बहुत अदब से कहा भी कि मैं देख रहा था इंटरव्यू राजीव शुक्ला जी का ताऊ देवीलाल जी के साथ, तो इस तरह से वो कह रहे थे। तो उन्होंने कहा वो मुझसे बहुत-बहुत बड़े थे और मेरे जीवन में उनका बड़ा योगदान है और बहुत साथ-साथ हम दोनों ने यात्राएँ की हैं। जनता दल के गठन के समय भी वो नेता वो थे, लेकिन पार्टी का महासचिव होने के नाते उनका बहुत सारा काम, माने वो हरियाणा, राजस्थान तरफ वो देखते थे, लेकिन बिहार और यूपी तो मुझे ही आँख मूंद के सौंप देते थे तमाम अफेयर्स कि शरद देख लो इसको ज़रा। तो वो कह सकते थे मुझे, और चूँकि मतभिन्नता थी, चूँकि हम सब लोग उनके ऋणी रहे, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई, तो चाहे मैं हूँ, माने मुलायम सिंह यादव जी को छोड़कर, क्योंकि वीपी सिंह जी से उनका अपना एक दूसरे किस्म का था तना-तनी वाला रिश्ता, लेकिन लालू जी भी वीपी सिंह जी के साथ हो लिए और शरद जी भी वीपी सिंह जी के साथ हो लिए। तो कहीं न कहीं वो एक देवीलाल जी को लगता था कि भाई ये दोनों भी हमको छोड़ के चल दिया। जबकि अभी अभी तो मुख्यमंत्री बने हुए मार्च में लालू जी मुख्यमंत्री हुए हैं और अगस्त में अभी 4-5 महीने के भीतर जो है देवीलाल जी से इतर, चूँकि एक सैद्धांतिक लड़ाई थी और वो चूँकि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जो वो उसकी अध्यक्षता भी देवीलाल जी कर रहे थे उस कमेटी की, माने कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी। लेकिन अब वो एक प्रश्न उभर गया और चंद्रशेखर जी ने इस कॉन्ट्रडिक्शन का फ़ायदा अपने लिए उठाया और जिस कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनी थी, दोबारा उसी तरफ चले गए। वो तो जो विश्वास मत पर बहस है, वो पढ़ने लायक है। शरद यादव ने कहा कि हम कोई 1000 बरस तक शासन करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो एक गरीब किसान मज़दूर की पार्टी बनाकर यहाँ तक आए थे और हमने जिस काम को करना था, वो काम हमने कर दिया। अब सरकार रहे, जाए, उस पर हमको कोई बहुत ग्लानि नहीं होनी है। अ, जो 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 शरद जी के बारे में कहा गया है, कहीं से आता था, यहीं हरियाणा भवन में रहता था, मैं रोटी खिलाता था, तो शरद जी का भी देखिए जवाब और कितना विटी है। उन्होंने कहा कि तो ताऊ देवीलाल जी ने हमको रोटी कभी खिलाई होगी, तो रोटी खिलाना तो कोई बुरी बुरी बात नहीं है, जिसका मैं बुरा मानूँ। उन्होंने कहा तो कपड़े को लेकर भी यही अखबार में छपा था, मेरे पिताजी आज भी याद करते हैं कि उसमें बाप रे! वो इतना लोग पढ़ के उन्होंने कहा कि जिसके तन पर कपड़ा नहीं था उसको हमने कपड़ा मंत्री बनाया। तो अब वो किसी पर नाराज़ होते थे तो किसी हद तक चले जाते थे। लेकिन वो कोई कलुष का भाव, कोई उनके मन या दिल में कोई मैल नहीं। फिर उसी शरद यादव जी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हो गए बाद के दिनों में, दोबारा से। और लालू प्रसाद जी को तो बहुत मानते थे, चूँकि लालू जी भी उसी मिजाज के व्यक्ति थे। कोई सुघड़ और कोई नहीं, बहुत अनगढ़ व्यक्तित्व उनका भी रहा और इसीलिए ये एक इंटरजेनरेशनल मेमोरी है जो ट्रैवल कर रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। जब भी देवीलाल जी की जयंती या बरसी मनाई जाती है हरियाणा में, तो तेजस्वी यादव जी भी वहाँ जाते हैं और उतने ही प्रेम से दूसरी पीढ़ी के लोगों के साथ भी रिश्ता है और मैं चाहता हूँ कि ये हरियाणा और बिहार का यह रिश्ता हमेशा कायम रहे, क्योंकि लड़ने की एक एक प्रकृति बिहारियों में भी है, अपने अपने यहाँ बहुत फ्यूडलिज़्म है हमारे यहाँ रहा है, अब तो बहुत हद तक खत्म हुआ है।
और आपके यहाँ किसानों का है तो उससे जुड़ा एक और वाक़या मैं साझा करूँ, चौधरी साहब आए थे बिहार और उस गाड़ी में अटल जी भी हैं, उस गाड़ी में चौधरी साहब हैं, उसी गाड़ी में लालू जी भी हैं। एक नौजवान आदमी ने वहाँ ये नारा लगाया कि चौधरी चरण सिंह मत घबराना, तेरे पीछे नया ज़माना। चौधरी साहब ने उनको बुलाया। भाई वीरेंद्र जी अभी मनेर से विधायक राजद के, वही हमसे साझा कर रहे थे शरद जी की अस्थि कलश यात्रा के दौरान, गुजरने के बाद। तो चौधरी साहब ने बोला, "ए सुनो, तुम्हारा चौधरी किसी से डरता-उड़ता नहीं है, घबराता नहीं है, ये नारा बंद करो। नारा ये लगाओ कि चौधरी चरण सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।" तो अब देखिए क्या कॉनोटेशन है और क्या ट्रेडिशन है। तो ये हम लोग दोनों व्यक्ति को मतलब देवीलाल जी का ज़िक्र जब भी आता है मुझे चरण सिंह जी भी याद आ जाते हैं, क्योंकि चरण सिंह जी ने भी युवजन नेताओं की एक लंबी लंबी कतार खड़ी की इस देश में और देवीलाल जी ने भी उनके गुजरने के बाद या उनके थोड़े जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चले जाने के बाद उस पौध को एक कह लें कि आप पेड़ बनाने में अपना अपना एक खाद-पानी जी। देने का काम किया। मैं बहुत अकीदत उनके लिए रखता हूँ मन में और बहुत उनको प्रेम से और बहुत आदर के साथ याद करना चाहता हूँ और हमारी पीढ़ी उनके संघर्षों से, उनके व्यक्तित्व से, लड़ने के उनके माद्दे से मुट्ठी भर ऊर्जा ले, तो एक बार फिर हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर कोई समाजवादी तेवर का दल बना सकने में कामयाब होंगे और वही राजनीति इस देश को जी। आगे ले जाएगी। शुक्रिया जयंत, शुक्रिया सतीश त्यागी जी। कहने की बातें तो और भी बहुत सारी हैं। देवीलाल तो जी। इतने विराट व्यक्तित्व हैं कि हम इस जो ये रिकॉर्डिंग है ये 10 घंटे की कर सकते हैं। उनके किस्से और बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन हम इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं जो सतीश त्यागी जी ने बात कही थी कि देवीलाल अभी इस ज़माने में कई सारे देवीलाल होने चाहिए थे। एक देवीलाल तो होना ही चाहिए था क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय राजनीति जिस मोड़ पे खड़ी है, उसमें ना निगलते बन रहा है, ना उसमें एक हिसाब से एक अजीब किस्म की निराशा भी है। हालाँकि कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं और शायद बिहार में अब चुनाव हैं, तो बिहार के चुनाव कहीं न कहीं इस दिशा को तय भी करेंगे। जयंत जिज्ञासु वहाँ पर आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनको हम तो ऑल द बेस्ट ही बोलेंगे और कहीं भाई साहब आप भी टिकट-विकट ले लो, जेएनयू से पीएचडी वगैरह हो गई है, टिकट मिले और आप भी विधानसभा पहुँचो। और जो शरद यादव और लालू यादव और ऐसे जो नेता हैं, उनकी जो अगली जो जनरेशन है, उसमें आप भी आपका नाम भी शुमार हो। शुक्रिया।